हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने जो वीडियो जा रहा है वो इसका जो टॉपिक है वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होता है, चाहे वो जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या हायर जुडिशरी का हो, अगर वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आगे के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो आप लोग के लिए प्रोविटेड हो जाते हैं। आप फिर उस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते और फिर अगली वैकेंसी की आप तैयारी करिए और फिर अगली वैकेंसी में फिर से नए सिरे से आप प्रीलिम्स की तैयारी फिर से करें और अगर क्वालिफाई करते फिर आगे के स्टेप आपको मिलेगा। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज इसमें आप लोग को जो बताया जाएगा कैसे प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें ताकि आप प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर जाए, फिर आगे के जो मेंस और इंटरव्यू होते हैं वो आप उसके लिए इंटाइटल हो जाए। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं वो सब आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर की यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलता है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो कोई नई वैकेंसी आती है उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाता है। एग्ज़ामिनेशन होता है उसके पेपर को एनालाइज किया जाता है, उसके आंसर को आप लोग को बताया जाता है। कोई रिज़ल्ट पब्लिश होता है तो वो आपको बताया जाता है। सेलेक्टेड स्टूडेंटों को आपको मिलाया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। तो ढेर सारी इसके फीचर्स हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। बस एक बार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जो भी फ्रेंड्स हों जो लॉ से जुड़े हुए हो उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज देखते हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करें। जैसा हम लोग को मालूम है कि जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो चाहे हायर जुडिशरी हो, एपीओ का जो एग्ज़ामिनेशंस होता है, सहायक अभियोजन अधिकारी का, ये सभी एग्ज़ामिनेशंस में 3 स्टेप में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। जो पहला स्टेप है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशंस कहलाता है, प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। जो वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न होता है यानी एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, जिसमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए रहते हैं और आपको क्वेश्चन पढ़ के उन चारों अल्टरनेटिव्स में से जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है उसको आप सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको जो है आंसर शीट में फिलअप करते हैं। ये जो एग्ज़ामिनेशंस होता है ये फर्स्ट एग्ज़ामिनेशंस, अगर इसको हम क्वालिफाई करते हैं तभी हम एंटाइटल होते हैं मेंस के एग्ज़ामिनेशंस के लिए। देखिए, जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन है वो रिटन फॉर्म में होता है और इसमें जो मेन टॉपिक होता है हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे हम एग्ज़ामिनर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का सही सही आंसर दें, कम शब्दों में दें, कोई इनरेलेवेंट बात न लिखें। ये आपको मेंस में बताया जाता है, कराया जाता है, सिखाया जाता है। फिर इसका डियर स्टूडेंट तीसरा और अंतिम स्टेप होता है वाइवा, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इसका तो कोई सिलेबस होता नहीं, न पब्लिश किया जाता है और न इसका कोई सिलेबस होता है। ये जो आप अपने प्रीलिम्स और मेंस में अपनी तैयारी को करते हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है, जुडिशियल माइंड को चेक किया जाता है। और अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक नज़र आता है तो आपको एग्ज़ामिनर वाइवा में, जिसको इंटरव्यू कहते हैं, उस पर अच्छे नंबर देते हैं और फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आप एक जज की कुर्सी को पाने के हकदार हो जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आज का मेन टॉपिक है प्रिलिमिनरी की तैयारी कैसे करें। जो प्रारंभिक परीक्षा होता है इसकी तैयारी करें के ये स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने मन से गाइडेंस नहीं लेते और अपने मन से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। आप मेहनत ज़रूर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपका जो मेहनत होता है वो पॉजिटिव लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं जा पाता, जिस कारण से आपको प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में हार का सामना करना पड़ता है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। अक्सर स्टूडेंट की शिकायत होती है कि मेरा तो प्री नहीं निकल पाता, मैं तो बहुत परेशान हूँ, प्री कैसे क्वालिफाई करें। तो आज हम अपने उन स्टूडेंटों को बताना चाहते हैं कि कुछ टिप्स है, कुछ हिंट आउट है, कुछ आपको डायरेक्शन है जो सर ने अपने 33 ईयर्स के टीचिंग के एक्सपीरियंस में देखा कि कैसे प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन की तैयारी किया जाए ताकि आपका प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन न रुके। आज इसी पर हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे और एक एक पॉइंट्स को आप लोग इसको नोट करिएगा। और डियर स्टूडेंट, आप लोग जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और अपने कमेंट आप लोग वीडियो में ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो आप लोग को जिस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूज़न हो उस टॉपिक को लिख दीजिएगा कि मुझे फर्दर इस टॉपिक पर भी वीडियो दिया जाए, हम उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो समय के अनुसार वो भी बना के आप लोग को दिया जाएगा। तो चलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ द जुडिशरी सर्विस एग्जामिनेशंस में जो रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें सबसे पहले आप बेयर एक्ट को परचेज़ करें। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो जो बेयर एक्ट लेंगे डिगलॉट फॉर्म का लेंगे। डिगलॉट फॉर्म का, डिगलॉट का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो लिखा रहता है। एक तरफ हिंदी में बातें लिखी रहती हैं सेक्शन वाइज, दूसरे तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में। डिगलॉट फॉर्म का जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो अपना इंग्लिश में ही लेंगे। और देखो जो डिगलॉट जो आप बेयर एक्ट लेंगे डिगलॉट फॉर्म के, उसके सेक्शंस को पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन पढ़ने के बाद क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता है सेक्शन क्या कह रही है, क्योंकि लॉ की सेक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो इसमें आप थोड़ा सा इलस्ट्रेशन की सहायता लें। जब एक दो उस सेक्शन पर बेस्ड इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, एक इलस्ट्रेशन, दो इलस्ट्रेशन, तो आप देखेंगे तब सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन जो होगी वो और क्लियर नज़र होती आएगी। जब तक आपको सेक्शन क्लियर ना हो, जब तक इलस्ट्रेशन आपका क्लियर ना हो, अगली सेक्शन पर मत बढ़ें, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो बेयर एक्ट है वो केवल कोडिफाइड लॉ का ही मिलता है, अनकोडिफाइड लॉ का बेयर एक्ट नहीं मिलता। अब आप जूरिस्प्रूडेंस का बेयर एक्ट ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लॉ ऑफ टार्ट्स का बेयर एक्ट ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल लॉ का बेयर एक्ट ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो जिन चीज़ों का कोडिफाइड लॉ होता है उसी का बेयर एक्ट ढूंढिएगा, उसी का बेयर एक्ट परचेज़ करिएगा और उसको सेक्शन और सेक्शन के साथ आपको उसके इलस्ट्रेशन को पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंटों को हम देखते हैं, कह देते हैं कि मैंने केवल बेयर पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। देखो बेयर तो पढ़ना ही है, लेकिन बेयर ही केवल पढ़ना ये सरासर गलत है। बेयर तो आपका बेस है, बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, बात को समझिए। लेकिन बेयर एक्ट के साथ साथ टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है। टेक्स्ट बुक में आपको क्या होती है, केसेस दिए रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए रहते हैं, आवश्यक तत्व धाराओं के दिए रहते हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्लस इसके साथ साथ ऑथर्स उस सेक्शन को अपनी लीगल लैंग्वेज में और डिस्क्राइब करते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है कि वो सेक्शन हमको और क्लियर हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, बेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है, टेक्स्ट बुक छोड़ना नहीं है। अच्छे टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, अच्छे आथर्स के टेक्स्ट बुक पढ़ना है। जिस आथर्स ने टेक्स्ट बुक को एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखा हो, परीक्षोपयोगी लिखा हो, कोई सीरीज, कोई गाइड, कोई नोट्स, ये सब तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है केस लॉज। देखो जो केसेस होते हैं वो आप लोग के कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें केसेस ना आता हो। तो केसेस भी दो फॉर्म में आते हैं। एक केसेस ट्रेडिशनल केस होते हैं जिसको हम लोग लीडिंग केस कहते हैं, परंपरागत केस कहते हैं, और दूसरा होता है करंट केसेस। जो लीडिंग केसेस हैं वो फिक्स हैं, उनकी संख्या निश्चित है। उसमें आपको जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर पेनल कोड पढ़ रहे हैं तो पेनल कोड के सारे लीडिंग केस, आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं एविडेंस एक्ट के सारे लीडिंग केस, कॉन्स्टिट्यूशन के तो कॉन्स्टिट्यूशन के लीडिंग केस। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं। आप आईपीसी पढ़ रहे हैं अभी, जिसको हम लोग आगे बिजनेस पढ़ेंगे। इसमें आप सेक्शन 34 को पढ़ रहे हैं, कॉमन इंटेंशन को। तो कॉमन इंटेंशन पे जो भी केस लाज है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर, महबूब शाह का केस, पांडुरंगा का केस, इसमें केस का पूरा नाम, ईयर, किस कोर्ट का केस है, प्रिवी काउंसिल का है कि सुप्रीम कोर्ट का है, और प्लस इसके साथ साथ अगर उसमें जज का नाम दिया हो तो जज साहब के नाम को भी आप पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। और उस केस को अगर कोई निक नेम से जानते हैं, जैसे बारेंद्र कुमार घोष के केस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोस्ट ऑफिस केस। महबूब शाह के केस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंडेक्स केस। तो ये आप एक एक चीज़ आपके पास नोट होना चाहिए। आपके जुडिशरी में आ गया कि नीचे दिया गया कौन सा केस ऐसा है जिसको पोस्ट ऑफिस केस के नाम से जाना जाता है। अब बेयर में तो आपको मिलेगा नहीं, ढूंढ डालिए। तो इसके लिए फिर आपको टेक्स्ट बुक पर देखना पड़ेगा और उसको अपने कॉपी में नोट करना पड़ेगा।
इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, क्या अंतर है, किस केस लॉ में पहली बार डिसाइड किया गया, तब आपके पास आंसर होना चाहिए रेक्स वर्सेस गोविंदा। ये 1878 का केस है और बॉम्बे हाई कोर्ट का है, लॉर्ड मेलविल का इसका डिसीजन है। तो जितने ट्रेडिशनल केस है, जैसे एविडेंस एक्ट पर है, पाकला नारायण स्वामी का केस है, हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आपके पास केसेस पूरा डिटेल होना चाहिए ट्रेडिशनल। अब आता है करंट केस लाज। देखो जो करंट केस लाज हैं इसमें आपको सारे केस लाज जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं उसका पूरा साइटेशन, उसमें क्या कहा गया, किस सेक्शन पर उसका प्रभाव पड़ा, ये आपके पास नोट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि एडल्ट्री से रिलेटेड है। एडल्ट्री जिसको जार कर्म कहते हैं, आईपीसी में इसके लिए सेक्शन थी 497। और आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडल्ट्री है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। इसी प्रकार आपके पास जितने भी करंट केस है वो आपके पास डिटेल होने चाहिए। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होता है, संविधान का पेपर होता है, इसमें आपको अलग से एक तैयारी करनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन, जैसे 106 तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो आपके पास ये मालूम होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किन किन प्रोविज़न को रखा गया, क्या क्या चेंजेस किया गया, किस ईयर का है, किस प्राइम मिनिस्टरशिप में किया गया। ये जैसे 106 है तो आपको मालूम है कि इसमें लोकसभा, राज्यों के विधानसभा पे, दिल्ली की विधानसभा पे 1/3 सीटें रिजर्व की गई वुमेंस के लिए। तो ये सब आपके पास आंसर होने चाहिए। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, अगला जो स्टेप आता है वो आता है PYQs। PYQs का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट के एग्ज़ाम को दे रहे हैं उस स्टेट के प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होना चाहिए। आप सपोज़ करिए बिहार का APO दे रहे हैं, आप बिहार का सिविल जज दे रहे हैं, यूपी का APO सिविल जज दे रहे हैं, राजस्थान का सिविल जज होने जा रहा है वो आप देना चाहते हैं, तो आपके पास उस स्टेट का पेपर होना चाहिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ामिनर कैसे पेपर को सेट करते हैं, कैसे आप लोग के लिए बनाते हैं। और इसके बाद MCQ की एक्सरसाइज। MCQ की एक्सरसाइज के लिए आप जितने भी स्टेट के जुडिशरी के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, APO के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, हायर जुडिशल के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उनके पेपर का कलेक्शन अपने पास रखिए। यूपी का, उत्तराखंड का, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली जुडिशरी का, हिमाचल प्रदेश का। तो आपके पास जब ये कलेक्शन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके पास 5000, 6000, 7000 के आसपास MCQ हो जाएंगे। और उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 60% क्वेश्चन तो आपको रिवीजन के फॉर्म में रिवाइज्ड होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट उसे टेक्स्ट बुक में ही हाइलाइटर को कर लेते हैं, कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ामिनेशन होता है उस दिन आपके पास 10-10, 11-11 पेपर प्रीलिम्स में होते हैं। और कहीं जनरल स्टडीज़ वाला आप एग्ज़ाम्स को सेलेक्ट करते हैं, जुडिशरी का जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, सुबह शाम होता है, एक ही मीटिंग, दोनों एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएंगे, नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट बातों को ज़रूर लिखेंगे। ये गलती मत करिएगा कि हमने नोट्स नहीं बनाया, बहुत बड़ी आप गलती करेंगे अगर आप अपने नोट्स को नहीं बनाते हैं। अपने हैंड राइटिंग में नोट्स को बनाएं। अगर इन सब सावधानी को आप फॉलो करते हैं तो डियर स्टूडेंट आपका प्रीलिम ज़रूर और ज़रूर निकलेगा। अभी तक जिन स्टूडेंटों ने इसको फॉलो किया उनके प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और देखो डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि अब आगे के जो भी एग्ज़ामिनेशंस होंगे, चाहे वो हायर जुडिशल का होगा, सिविल जज का होगा, APO का होगा, अब आपके लिए 3 क्रिमिनल्स लॉ नए वाले आएंगे, नए क्रिमिनल्स लॉ, जिसका नाम है BNS, BNSS और BSA। इसके लिए आप लोग के लिए इसके सब्जेक्टिव मैटर को रेडी कर दिया गया हिंदी और इंग्लिश में।
इसके MCQ को रेडी कर दिया गया हिंदी और इंग्लिश में, आप उसको मंगा सकते हैं दोनों। और इसके साथ साथ 1 मई, जो 1 मई आ रहा है, 1 मई से आप लोगों के लिए इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। पहले BNS की क्लास चलेगी जो IPC को रिप्लेस करके बना है, फिर इसके बाद BNSS की क्लास चलेगी, फिर BSA की क्लास चलेगी। जो क्लास चलेगी वो गूगल मीट पर चलेगी, ऑनलाइन क्लास मिलेगी, गूगल मीट पर मिलेगी, आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। कैसे आप एडमिशन लें? तो देखो, एडमिशन के लिए आपको ये 2 नंबर व्हाट्सअप शो कर रहा है, इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड का भेजेंगे। जब आपका एड्रेस आ जाएगा तो आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप फीस को डिपॉजिट करेंगे और फिर आपके पास वो प्रिंटेड मैटर चला जाएगा। अगर आप क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप क्लास करना चाहते हैं जो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, और डे स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, और इस समय जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो डिस्काउंट बैच के रूप में रखा गया है, आपको कम पैसे में क्लास मिलने जा रही है, तो आप लोग BNSS की क्लास, सारे क्रिमिनल लॉ की क्लास कर लीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।